दोस्तों, किसी भी मुआशरे में एक स्टेट यानी कि रियासत और उसके शहरी के दरमियान एक अनरिटन मुआहदा होता है जिसको कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रियासत अपने शहरी से यह वादा करती है कि मैं तेरे जानो माल की हिफाजत करूंगी, तुझे एजुकेशन दूंगी, तुझे तालीम दूंगी, तुझे अस्पताल दूंगी, सेहत दूंगी। जब तू बड़ा हो जाएगा तो तुझे नौकरी दूंगी। जब तू शादी कर लेगा तो तेरे बीवी बच्चों को मैं सिक्योर करूंगी। लेकिन पाकिस्तान के केस में यह हाल है कि वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन द वर्ल्ड। 192 मुल्कों में से हमारा 161वां नंबर है, यानी कि 161। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है कि किसी भी मुल्क में रहने का कैसा निजाम है, वहां के शहरियों को तालीम मिलती है या नहीं, उनका हेल्थ फैसिलिटीज तक कितना एक्सेस है और ओवरऑल उनकी जिंदगी का स्टैंडर्ड कैसा है। इवन कंट्रीज लाइक भूटान, बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल आर बेटर देन पाकिस्तान। ये हालत है हम लोगों की। 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। इसका मतलब यह है कि इन बच्चों को उस लेवल की न्यूट्रिशन, उस लेवल का खाना, उस लेवल की ग़िज़ा ही नहीं मिलती जिसकी बेसिस पे उनका दिमाग डेवलप हो, उनकी हाइट लंबी हो, उनकी ग्रोथ स्ट्रांग हो। इसके अलावा 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है, मॉरल कोलैप्स है और सोसाइटल कोलैप्स है। लेकिन ये सब दोस्तों पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है। बचे हुए हैं तो सिर्फ एलीट, जो पाकिस्तान का 1% है। देखें, 50 साल पहले आप किस अमीर आदमी को जानते थे? क्या नाम सुने थे? हबीब्स थे, दाऊद थे, आज भी हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमीर आदमी तो हर जगह पे होते हैं। हर आपको अभी तक रॉकफेलर और फोर्ड्स तो अमीर तरीन नहीं है, और लोग आते हैं ना आगे। ठीक है, मतलब वी डोंट हैव इनफ सोशल मोबिलिटी। और ये नहीं है कि आप सियासत में देख ले, वही नाम चल रहे होते हैं। आप मतलब सीरियसली पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है, आई वाज सरप्राइज कि जहाँ डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टरों के बच्चों की स्पेशल सीट्स होती हैं। 5-10% सीट होती है कि सिर्फ डॉक्टरों के बच्चों को डाउ मेडिकल वगैरह में एडमिशन मिल रहा होता है। दैट्स माइंड बॉगलिंग। उसके बाप तो डॉक्टर है, उसकी माँ तो डॉक्टर है, तो उसको ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जो बच्चा ड्राइवर है उसके बच्चे को हेल्प करो यार। मतलब दिस इज जस्ट 1% फॉर पाकिस्तानीज इज देयर फॉर 1%। पाकिस्तान का गरीब बेचारा सारी उम्र रोटी पानी के चक्कर में गुजार देता है। ना उसके बच्चे एजुकेशन हासिल कर पाते हैं, ना उन्हें अस्पताल अच्छे मिलते हैं, और इवेंचुअली वो किसी ना किसी बीमारी से इस दुनिया से चले जाते हैं। जो मिडिल क्लास है वो बेचारी इतनी बदकिस्मत है, इतनी अनफॉर्चुनेट है कि दे आर ऑलवेज लुकिंग एट द ग्लास सीलिंग, जिसमें से उनको चीजें तो नजर आती हैं, उन्हें दौलत भी नजर आती है, फेम भी नजर आती है, तरक्की और कामयाबी भी नजर आती है। लेकिन मसला यह है कि वो उस कामयाबी को देख तो सकते हैं लेकिन कभी भी खुद हासिल नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सोशल मोबिलिटी। और यही है हमारे आज के पहले थीसिस का टॉपिक, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है अमार अली जान की किताब रूल बाय फियर से। हमारी पिछली एपिसोड में मैंने बात की थी परमानेंट स्टेट ऑफ इमरजेंसी और कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के बारे में, जिसपे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे मिलिट्री और रूलिंग एलीट्स हमारी कौम को, हमारे मुल्क को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे मुल्क में अवाम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए हमारे जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एलीट्स है वो आराम से लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। इसको अंग्रेजी जबान में कहते हैं डिल्यूजनल इकोनॉमिक्स। एक ऐसे मुआशी मौजे यानी कि इकोनॉमिक मिरेकल की तस्वीर खींची जाती है जिसके बाद मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, सब कुछ चेंज होकर रह जाएगा और आवाम खुशहाल हो जाएगी। इसकी आपको मिसालें चाहिए? मैं आपको 3 मिसालें देता हूं। जनरल मुशर्रफ ने आज से 20 साल पहले पाकिस्तानियों को एक ख्वाब दिखाया कि गवादर पोर्ट पाकिस्तान को बदल के रख देगा। This will be the next Dubai. It is our friendship, it is the friendship between China and Pakistan that has made my dream of Gwadar come true. और पाकिस्तानियों ने दबा के वहां पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। आज गवादर पोर्ट मौजूद है, एक खूबसूरत सी मैरीन ड्राइव मौजूद है, पीसी होटल मौजूद है, लेकिन उसके अलावा वो जो इकोनॉमिक मिरेकल था वो वहां कहीं भी नजर नहीं आता। डिल्यूजनल इकोनॉमिक्स की एक और बड़ी जबरदस्त मिसाल है 2014 में अनाउंस किया गया सीपैक, जिसको पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा। इसकी बेसिस पर चाइना ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट तो की, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का कोई रिजल्ट अभी तक अवाम तक नहीं पहुंच पाया। गेम चेंज तो बिल्कुल ना हुआ, लेकिन चाइनीज लोन हम पे बढ़ता चला गया। इस बेवकूफाना इकोनॉमिक्स की एक और मिसाल है बंडल आइलैंड, जिसकी अनाउंसमेंट इमरान खान ने की थी, जिसके बाद भोली अवाम ने सोचना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान दुबई बनेगा, थाईलैंड बनेगा या मियामी बनेगा। लेकिन आज ना बंडल आइलैंड का कुछ हुआ और ना पाकिस्तानी अवाम का। These dreams eventually transform into nightmares. ये अवाम के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाते हैं। इस सब केओस के अंदर ग्रोथ होती है तो सिर्फ रियल एस्टेट में, और उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है DHA. It is one of the most successful businesses run by Pakistan military.
इस मामले के ऊपर मैंने डिटेल में बात की थी जब मैंने आयशा सिद्दीका की किताब मिलिट्री इंक को रिव्यू किया था। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। एनीवेज दोस्तों, जब ये क्लास वॉर होती है ना, तो अवाम की गिच्ची पकड़ते हैं आके IMF जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनके जकड़े में आज भी पाकिस्तान फंसा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस का असल में मकसद क्या है? इनका अल्टीमेट पर्पस है, इनका मकसद है हर वक्त पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर रखना, धक्का स्टार्ट रखना। क्यों हर वक्त IMF पाकिस्तान की मदद के लिए आ जाता है, जबकि हर दूसरे महीने पाकिस्तान कोई ना कोई उसकी शर्त को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है? होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है ना, उसके पास दो बहुत बड़े हथियार हैं। एक है पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो 23 करोड़ है, और दूसरे हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स। हमारी जो रूलिंग एलीट है वो इन डोनर एजेंसीज को कहती है कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो ये 23 करोड़ का मुल्क नेशनल सुसाइड कमिट कर लेगा। उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब है, वो किसी ऐरे गैरे के हाथ में आ जाएगा, तालिबान उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, और उसके बाद दुनिया का क्या होगा? वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। नतीजतन ये जो IMF है या बाकी डोनर एजेंसीज है, वो पाकिस्तान को इतना पैसा दे देती हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान धक्का स्टार्ट रहता है। अब जब ये पैसा आ जाता है तो कंजम्पशन लेड ग्रोथ नजर आती है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है। एलीट्स अपना लाइफस्टाइल मजीद बेहतर करते हैं, इंपोर्टेड चीजें मंगवाते हैं, और जो थोड़ा सा पैसा बच जाता है उसको अक्षय कुमार वाली 24 दिन में पैसा डबल वाली स्कीमों में डाल देते हैं। 25 दिन में करोड़पति। बजाय इसके कि ये पैसा इन्वेस्ट किया जाए लोगों के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट को इंक्रीज करने के ऊपर, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर, इसका एक फजूल इस्तेमाल हो जाता है। और इस पैसे के गैप को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को लोन्स के ऊपर मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, यानी कि कर्ज चुकाने के लिए मजीद कर्ज। बदले में अवाम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई ज्यादा होती है। यही कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जिसका कोई नतीजा नहीं, कोई अंजाम नहीं। वी कंटिन्यू टू बी इन दिस रट सिंस पास्ट 75 ईयर्स। ये एक ऐसा दलदल है, ऐसा क्वागमायर है जिसके अंदर अवाम धंसती जा रही है और एलीट्स अपने मजे भरपूर कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान अपने बजट का 42% यानी कि 42% स्पेंड करता है कर्जों को वापस देने में। तो अवाम की क्या फलाह बहबूद होगी, अवाम की गुडविल के ऊपर क्या खर्चा होगा, जब आपका ऑलमोस्ट हाफ, आपकी आधी इनकम चली जाती है अपने कर्जों को पूरा करने में। इट इज अ प्रेडेटरी साइकिल बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द एलीट, यानी कि जो कर्ज देते हैं और जो उन कर्ज के पैसों से मजे उड़ाते हैं। और इवेंचुअली फंसता है एक आम आदमी, जिसको कहा जाता है कि प्याज खा लो, टमाटर खा लो, सीसा पलाई दीवार बन जाओ, इस्लाम का किला बना दो, अर्तुगरुल गाजी बन जाओ। इस तरह के जज्बाती नारों से हमारी अवाम को बेवकूफ बनाया जाता है। एंड इवेंचुअली पाकिस्तान बिकम्स अ रेंटियर स्टेट। कभी अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ जिहाद लड़ लो और फिर उन्हीं लोगों को अमेरिका के हाथों मरवा दो। दोस्तों, ये जो क्लास वॉर है ना, ये पाकिस्तान का सबसे गंभीर, सबसे ग्रेव मसला है, जिसमें दूर खड़ा गरीब का एक बच्चा एक अमीर बच्चे को अपनी गाड़ी के अंदर बर्गर खाता देखता रहता है, इस आस के साथ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इस बर्गर को या इस पिज्जा को खा सकेगा। जिंदगी तो खत्म हो जाती है, लेकिन उस बर्गर तक उसका एक्सेस कभी नहीं हो पाता। इस किताब का जो चौथा थीसिस है वो है मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिटी। वी हैव शेयर आइडेंटिटी क्राइसिस। हमें अपनी शनाख्त का ही नहीं पता। कभी अर्तुगरुल गाजी के पीछे भागते हैं, कभी मोगलों के पीछे भागते हैं, और कभी सऊदीज के पीछे। ओ भाई, अपनी आइडेंटिटी खुद तलाश करो, अपनी शनाख्त खुद बनाओ। उर्दू को पहले हमने मुसलमानों की जबान कह के बंगालियों को रिडिक्यूल किया, और उसका नतीजा यह हुआ कि 1971 में बांग्लादेशीज मेड अ डिसीजन कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, और फिर 1990s में इन्हीं उर्दू बोलने वालों के ऊपर ऑपरेशन किया गया, एंड कराची बिकेम एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। अमार अली जान इस चैप्टर में लिखते हैं कि एक दफा लम्स के अंदर ये जो बांग्लादेश डिबैकल हुआ था, इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ जिसमें पाकिस्तानी और बांग्लादेश स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया। कॉन्फ्रेंस से एक हफ्ता पहले राइट विंग एक्टिविस्ट ने इनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि भाई कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करो। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान ने यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि इफ यू डोंट कैंसिल इट यू विल फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेस। प्रोफेसर्स को डराया गया, एंड इवेंचुअली द कॉन्फ्रेंस वाज कैंसल्ड। कहा गया कि ये कॉन्फ्रेंस एंटी पाकिस्तान है। अब आप जरा सोचे, कॉन्टेम्पलेट करें कि कॉन्फ्रेंसेस से भी कभी मुल्कों को नुकसान होते हैं, मुल्क की बुनियादें हिल सकती हैं। इससे पता लगता है कि हमारी जो सिविल मिलिट्री एलीट है वो कितनी पीनट ब्रेन्ड है, उनकी कितनी छोटी सोच है। कहाँ इकबाल का ब्रेथ टेकिंग खुदी का कॉन्सेप्ट, जिसमें इंसान अल्लाह के साथ को वर्कर बन जाता है इस कायनात की तख्लीक में, और कहाँ ये मंडेन, मीनिंगलेस और बेमानी बातें, कभी बसंत को बैन कर दो,
कभी इस बात के ऊपर डिबेट करो, बहसबाजी करो कि खुदा हाफिज नहीं कहते, अल्लाह हाफिज कहते हैं। सोचे, अवाम ने उड़ना था शाहीन की तरह, अवाम ने अपनी खुदी को पहचानना था, अवाम ने अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइज करना था, अवाम ने तरक्की करनी थी, अवाम ने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना था, अवाम ने नोबेल प्राइज जीतने थे। और हमारे यहाँ डिबेट ही होती है कि छुपकली को अगर एक दफा मारा तो 7 दफा सवाब मिलेगा, दूसरी दफा मारा तो सवाब आधा हो जाएगा। इसी सवाब और गुनाह के चक्कर में हम लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और जो असली मसले हैं उनके ऊपर कोई डिस्कोर्स नहीं होता। दोस्तों, अगर मुझसे पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो आई वुड से इट्स मीडियोक्रिटी। और इसकी बुनियाद बनता है ये मीडियोकर नैरेटिव, ये बयानिया जो हमें बचपन से फीड किया जाता है। हम पाकिस्तानी एक अजीब डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं, एक गलतफहमी में, जिसमें हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी। कभी हम लोग बन जाते हैं कि भाई हम लोग इस्लाम का किला है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम लोग दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है। खाने के हमारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, आटा अवेलेबल नहीं है, मीरपुर खास में आटे के ऊपर एक बंदे की जान चली गई। ये हमारी कौम की हालत, और बनते हैं हम लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग। आखिर में दोस्तों, आपकी नजर इकबाल साहब की एक कमाल की नज़म करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने बेटे जावेद इकबाल को लंदन से लिखी थी। हम लोग अगर इकबाल साहब के फलसफे को समझ जाएं, इकबालियात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो हम लोग वाकई दुनिया में बेहतरीन कौम बन सकते हैं। मेरी जो रिकंस्ट्रक्शन सीरीज है वो इसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है। एनीवेज, क्या ही कमाल की नज़म है, इसको जरा समझिएगा। हुआ कुछ यूं था कि इकबाल साहब के जो बेटे थे डॉक्टर जावेद इकबाल, उन्होंने बचपन में इकबाल साहब को खत लिखा कि वापसी में शायद उनके लिए आते हुए ग्रामोफोन लेकर आए। इसके जवाब में उन्होंने कुछ ये लिखा, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरत शिनास दे तुझको, सकूते लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना ओ जाम पैदा कर। मैं शाखे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। सो दोस्तों, ये तो थे आज के थीसिस की एक्सप्लेनेशन। होपफुली यू वुड हैव लाइक्ड इट। अगली वीडियो में 2 मजीद थीसिस को डिस्कस करेंगे। आखिर में अपनी कौम को उम्मीद और मोटिवेशन देने के लिए इकबाल साहब का एक कमाल का शेर अर्ज करना चाहूंगा। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है।